Hello students, I am Nitika Arora, Assistant Professor of Computer Science from Shahid Udham Singh Government College, Matak Majri, Indri. Today we will discuss about exception handling. Earlier we learned about exception handling part 1 in which we discussed about try, catch and throw statements with one example. So today we will start with our next lecture of exception handling. Here is a just summary of try, throw, catch. Last lecture try, throw, catch हम डिस्कस कर चुके हैं, तो just summary for the previous lecture which we have done earlier. Actually try, throw, catch ब्लॉक में बेसिकली क्या है, आप just tell you in summarized way. ट्राई ब्लॉक में बेसिकली वो स्टेटमेंट्स हैं जिसे हमें लग रहा है कि कुछ एक्सेप्शन रेज हो सकती है और इट डिपेंड्स अपॉन कि एक्सेप्शन रेज हो रहा है या नहीं होता है. अगर सपोज एक्सेप्शन रेज हो रहा है तो थ्रो स्टेटमेंट से वो एक्सेप्शन हम थ्रो कर सकते हैं. तो थ्रो में हम एक एक्सप्रेशन स्पेसिफाई कर देते हैं जिससे वो एक्सप्रेशन से एक्सेप्शन थ्रो हो जाता है. तो एक्सेप्शन थ्रो होने के बाद क्या रहता है, हमारे पास कैच स्टेटमेंट आती है. कैच से हम बेसिकली क्या करते हैं, हम एक्सेप्शन को कैच कर लेते हैं. तो थ्रो से जो भी एक्सेप्शन थ्रो की जाएगी वो कैच से कैच हो जाएगी और डिपेंड करता है कि कैच स्टेटमेंट में आपने कौन से पैरामीटर से थ्रो आपका मैच कर रहा है. तो जो भी पर्टिकुलर थ्रो मैच कर रहा है कैच उसी के अकॉर्डिंग कैच कर लेता है. तो यहाँ ये समरी एक्सप्लेन की हुई है. देखिए फर्स्ट पॉइंट, it normally runs the try block then the code after the last catch block. देखिए जनरली क्या होगा, नॉर्मली तो ट्राई ब्लॉक रन करेगा और उसके बाद क्या होगा, कोड आफ्टर द लास्ट कैच ब्लॉक. अगर आपका ट्राई ब्लॉक बिल्कुल नॉर्मली रन कर रहा है और एक्सेप्शन थ्रो नहीं हो रही है तो थ्रो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी. और अगर थ्रो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती है तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा. बिकॉज अगर एक्सेप्शन थ्रो होगी तो ही कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा. तो कैच ब्लॉक के एग्जीक्यूट ना होने से क्या होगा, कैच ब्लॉक के इमीडिएटली आफ्टर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. नेक्स्ट, इफ द ट्राई ब्लॉक थ्रोज एन एक्सेप्शन, दैट मीन्स अगर ट्राई ब्लॉक एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है, तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर ट्राई ब्लॉक से एक्सेप्शन थ्रो होती है तो कैच ब्लॉक उस एक्सेप्शन को क्या कर लेता है, कैच कर लेता है और कैच के बाद का ब्लॉक उसके बाद एग्जीक्यूट हो जाता है. If try block throws an exception, that means run a throw statement, the try block stops immediately after the throw statement. तो try block क्या करता है, जैसे ही throw statement execute होगी try block वहीं stop कर जाता है. The code in the catch block starts executing with the throw value passed as a catch block parameter. तो throw statement के अंदर आपने जो भी expression में value दी हुई है वो catch block parameter में catch हो जाएगी. After the catch block completes, जैसे ही कैच का ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, द कोड आफ्टर द कैच ब्लॉक स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग. ओके, तो ये सेकेंड स्टेप तो हमारा तब फॉलो हो रहा है अगर आपके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स में एक्सेप्शन थ्रो हो रही है. तो जैसे ही एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी ट्राई ब्लॉक से तो थ्रो एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा. थ्रो एग्जीक्यूट होने के बाद पर्टिकुलर उसी एक्सप्रेशन की वैल्यू जो भी आपकी टाइप होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैच कर लेगा उस एक्सेप्शन को. ओके, तो कैच के एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, जो कैच के बाद का कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. और फर्स्ट केस क्या है, सपोज आपके एक्सेप्शन रेज ही नहीं हो रही है प्रोग्रामिंग में तो ट्राई ब्लॉक नॉर्मली एग्जीक्यूट होगा, थ्रो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और कैच एग्जीक्यूट नहीं होगा. ओके, अगर एक्सेप्शन नहीं है तो थ्रो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, कैच भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और कोड आफ्टर द लास्ट कैच ब्लॉक. सपोज आपका मल्टीपल कैच ब्लॉक है तो जितने भी कैच ब्लॉक आपके कंप्लीट होते हैं वो तो एग्जीक्यूट होंगे ही नहीं, लास्ट कैच ब्लॉक के बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. ओके, थर्ड केस आता है, इफ द एक्सेप्शन इज थ्रोन बट नॉट कॉट. लाइक आपने एक्सेप्शन तो थ्रो कर दी थ्रो स्टेटमेंट से लेकिन कोई कैच नहीं कर रहा उसको, देन टर्मिनेट विल बी कॉल्ड. तो टर्मिनेट फंक्शन से क्या होगा, आपका फंक्शन प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा. टर्मिनेट फंक्शन इज बेसिकली यूज टू टर्मिनेट द प्रोग्राम. तो अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक सिंपल सा प्रोग्राम है. इस प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हम कंस्ट्रक्टर को यूज करके किस तरह से एक्सेप्शन को कैच कर सकते हैं. देखिए लास्ट लेक्चर में हमने किया था ट्राई ब्लॉक, थ्रो और कैच, जिसमें हमने ट्राई से एक्सेप्शन को थ्रो किया था, थ्रो से हमने एक्सेप्शन जो थ्रो की थी वो कैच में हमने उसको कैच कर लिया था.
बट इस एग्जाम्पल में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके किस तरह से एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। तो ट्राई ब्लॉक आपका जहाँ भी होगा, थ्रो अगर यूज़ हो रहा है तो कैच ब्लॉक इमीडिएटली थ्रो के एग्जीक्यूट होने के बाद कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस प्रोग्राम में देखिए किस तरह से आप कर सकते हैं। हैश इंक्लूड iostream.h, ये आपके सी आउट और सी इन यूज़ करने के लिए है जो आप रीडिंग और राइटिंग कर रहे हैं कंसोल से। हैश इंक्लूड stdlib.h, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की हेडर फाइल है जिससे आप एग्जिट फंक्शन अगर हम यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्रामिंग में तो आप एग्जिट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। विदाउट stdlib.h आप एग्जिट फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ डिक्लेयर वन क्लास, क्लास का नेम है 0। ओके, पब्लिक सेक्शन में आप देख सकते हैं हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, 0 कंस्ट्रक्टर है, सेम नेम एज अ क्लास नेम। ओके, कंस्ट्रक्टर के टॉपिक में अगर आपने देखा हो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स हैं। वन इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर जिसे हम 0 आर्ग्यूमेंट 0 कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिस कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। लास्ट होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में पास कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ को कॉपी कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के टाइप्स के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है। दैट मीन्स दिस कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड। तो हम 0 क्लास का अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है। तो 0 कंस्ट्रक्टर अगर आप देख रहे हैं तो इसमें प्रिंट किया हुआ है क्लास 0 कंस्ट्रक्टर इन्वॉल्व। तो स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया जस्ट इसमें। अब आप देखिए क्लास 0 कंप्लीट कर दी है, ये हमारी क्लास की डेफिनेशन और डिक्लेरेशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन का नेम है 0 चेक और उसमें 1 पैरामीटर पास किया हुआ है और वो कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो फंक्शन का नेम देखिए क्या है, 0 चेक इंटीजर आई। अब आप इस प्रोग्राम में देखेंगे कि ये फंक्शन किस तरह से यूज़ हो रहा है और कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज़ करना है। ओके, देखिए फंक्शन के अंदर क्या है, इफ आई इज इक्वल टू 0 थ्रो 0। फंक्शन बहुत ही सिंपल सा टास्क कर रहा है, 1 स्टेटमेंट का ही इसमें कोड है। देखिए फंक्शन में क्या है, आई की वैल्यू पास हो रही है, आई की वैल्यू हम पास कर देंगे मेन में। मेन की कंपाइलेशन जहाँ से मेन से स्टार्ट होगी वहाँ से हम आई की वैल्यू इस फंक्शन में पास कर देंगे, इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। अगर आई की वैल्यू कहीं पर भी 0 हो जाती है, ओके, जैसे ही आई 0 हो जाएगा तो थ्रो 0 लिखा हुआ है। थ्रो 0 देख रहे हैं आप, 0 जो दिया हुआ है यहाँ पर ना तो ये इंटीजर है, ना करेक्टर है, ना फ्लोट है, ये कंस्ट्रक्टर टाइप का आर्ग्यूमेंट इज ऑफ 0 क्लास टाइप, यानी कि क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो ये 0 को कॉल कर रहा है, दैट मीन्स ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने क्या लिखा हुआ है, क्लास 0 कंस्ट्रक्टर इन्वॉल्व। सिंपल सी बात है कि अगर आई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा क्लास 0 कंस्ट्रक्टर इन्वॉल्व। और अगर आई की वैल्यू 0 नहीं है तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, मेन में आए हम, मेन से स्टार्ट किया हमने, ट्राई में हमने क्या किया है, फोर लूप लिया हुआ है। इंट आई इज इक्वल टू 2, कंडीशन नहीं है, आई माइनस माइनस, यानी कि आई 2 से स्टार्ट हो रहा है और आई डिक्रीज हो रहा है 1 बाय 1। तो सबसे पहले तो आई 2 है, लूप के अंदर आप आ जाएंगे, यहाँ से फंक्शन को कॉल किया हुआ है 0 चेक आई। आप देख सकते हैं यहाँ से फंक्शन को क्या किया, कॉल कर लिया और आई की वैल्यू को हमने उसमें क्या किया है, आई की वैल्यू को हमने उसमें पास कर दिया। तो आई की वैल्यू इनिशियल कितनी है 2, आई 2 पास हो जाएगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो जब आई 2 है, 0 तो नहीं है, तो फंक्शन में कुछ भी नहीं होगा। अगर आई 0 है तो फंक्शन में थ्रो हो जाएगा एक्सेप्शन, लेकिन अगर 0 नहीं है तो फंक्शन में कुछ भी नहीं होगा और लूप कंटिन्यूटी में मेंटेन रहेगा। कब तक, आई को डिक्रीज करते रहना है 1 बाय 1। ओके, कंडीशन तो है नहीं, कंडीशन तो फंक्शन में दी हुई है कि आई 0 नहीं होना चाहिए। तो अभी तो आई 2 है, तो यहाँ पर क्या कैलकुलेट हो जाएगा, रेसिप्रोकल प्रिंट हो जाएगा। फंक्शन से आप रिटर्न करेंगे रेसिप्रोकल 1.0 बाय आई, आई कितना है 2, तो फ्लोट डिवाइड बाय 2, आउटपुट विल बी फ्लोट, दैट मीन्स 1.0 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 0.5। ओके, तो स्क्रीन पर आपको एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ 2, रेसिप्रोकल 2 का ही बता रहे हैं हम, तो 0.5। नेक्स्ट आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आई डिक्रीज कर गया, देखिए आई माइनस माइनस है तो आई डिक्रीमेंटेड बाय 1, तो आई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब आई 1 हो जाएगा तो 0 चेक आई, आई कितना है 1, अगेन फंक्शन विल बी कॉल्ड। नाउ आई इज इक्वल टू 1,
I is not equal to 0, exception will not be thrown by the function and cursor will return to the statement next after the calling function. ये जो calling function की statement है इसके next पे cursor आ जाएगा. तो कंट्रोल देखिए फिर से प्रिंट कर रहा है रेसिप्रोकल 1.0 by 1. नाउ I is 1, तो आउटपुट कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा. अगेन I will be decremented by the 1, so now I gets 0. I कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा. नाउ अगेन फंक्शन विल बी कॉल्ड. अब फंक्शन में देखिए इफ I इज इक्वल टू 0, नाउ कंडीशन इज ट्रू. अब I 0 हो चुका है तो I जैसे 0 हो जाएगा थ्रो 0, तो ये थ्रो करेगा एक्सेप्शन को. अब जब एक्सेप्शन थ्रो हो रही है तो ऑब्वियसली कैच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. तो कंपाइलर सर्च करेगा कैच स्टेटमेंट को इस फंक्शन के इमीडिएटली आफ्टर. इस फंक्शन के बाद यहाँ रिटर्न नहीं होगा बिकॉज एक्सेप्शन थ्रो हुई है. देखिए जैसी एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी ये कैच में एग्जीक्यूट करेगा. तो कैच में आप देख सकते हैं आर्ग्यूमेंट टाइप मैच करनी चाहिए. एग्जैक्टली 0 है तो यहाँ 0 से 0 मैच कर रहा है. प्रिंट क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 0 एरर. तो जैसे ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा देखिए फर्स्ट तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी. सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्लास 0 कंस्ट्रक्टर इन्वॉक्ड, फिर कैच कॉल हो जाएगा. कैच कॉल होते ही डिवाइड बाय 0 एरर स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा. अब इसके बाद कर्सर यहाँ रिटर्न नहीं करेगा बिकॉज फंक्शन क्या है एग्जिट -1, यानी कि प्रोग्राम से आप एग्जिट कर जाएंगे. नाउ अगर एग्जिट नहीं दिया होता फंक्शन यहाँ पर तो कर्सर कैच के बाद यहाँ रिटर्न कर सकता था, बट यहाँ रिटर्न नहीं करेगा बिकॉज थ्रो किया. थ्रो ने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और कैच ब्लॉक इमीडिएटली आफ्टर दैट एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ से प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा. ओके एग्जिट फंक्शन से क्या होगा कि आप प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएंगे तो कंपाइलेशन एंड हो जाएगी. अब आप आउटपुट देख सकते हैं अपने प्रोग्राम का. रेसिप्रोकल 0.5, रेसिप्रोकल 1, क्लास 0 कंस्ट्रक्टर इन्वॉक्ड डिवाइड बाय 0 एरर. तो इस प्रोग्राम में हमने क्या सीखा है कि कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल हो रहा है. थ्रो कैसे किया हमने, I 0 है तो थ्रो होगा, I 0 नहीं है तो थ्रो एग्जीक्यूट नहीं करेगा. जब तक थ्रो एग्जीक्यूट नहीं करेगा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और प्रोग्राम नॉर्मली जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है उसका सीक्वेंशियल उसी मैनर में वो मूव करता रहेगा. तो ये हमारा एग्जांपल था आज का. नेक्स्ट मैं अब आपको बताती हूँ मल्टीपल कैच स्टेटमेंट आपने कैसे यूज़ करनी है. जनरली आप सिंटेक्स देख सकते हैं. देखिए ट्राई ब्लॉक है, ट्राई कंप्लीट हुआ. ट्राई में आपने वो कोड दिया है विच यू थिंक मे रेज एक्सेप्शन इन योर कोड, तो आपने ट्राई ब्लॉक में वो स्टेटमेंट्स ऐड कर दी हैं. नाउ देयर आर मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. कैच एक्सेप्शन नेम E1 कैच ब्लॉक 1, कैच एक्सेप्शन नेम E2 कैच ब्लॉक 2, कैच एक्सेप्शन नेम EN कैच ब्लॉक N. मतलब डिफरेंट कैच स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास. नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट. देखिए मल्टीपल कैच स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है. सपोज आपने थ्रो 15 किया तो दैट इज ऑफ इंटीजर टाइप, तो कैच शुड मैच दैट एग्जैक्टली मैच विद दैट टाइप. अगर कैच में आपने इंटीजर कैच दिया हुआ है, इंटीजर पैरामीटर दिया तो वही कैच एग्जीक्यूट होगा. अगर यहाँ कैच में फ्लोट में है तो फ्लोट में कैच होगा. अगर यहाँ करेक्टर है या आपका एक्सेप्शन किसी ऑब्जेक्ट टाइप का या कंस्ट्रक्टर टाइप का तो वो उसी के ऑटोमेटिकली मैच करता है और कंस्ट्रक्टर को कैच स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है. तो ये तो जनरल सिंटेक्स है आपका मल्टीपल कैच स्टेटमेंट का. पेपर में अगर एग्जाम्स में आप क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन मल्टीपल कैच स्टेटमेंट इन C++, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है आपको सिंटेक्स लिखना आना चाहिए. सिंटेक्स राइट करने के बाद हमारा टास्क होता है एक सूटेबल एग्जाम्पल देना है और जिसमें आपको इनपुट और आउटपुट प्रॉपरली मेंशन करना है. तो देखिए सिंटेक्स कंप्लीट होने के बाद हम अपना एग्जाम्पल मूव करते हैं. एग्जाम्पल में देखिए किस तरह से है. ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है थ्रो 55. ट्राई ब्लॉक कंप्लीट. कोई कोड नहीं है कि आप डिवीजन बाय 0 कर रहे हैं, कुछ भी जरूरत नहीं, सिंपल प्रोग्रामिंग है ये. तो थ्रो 55 यहाँ से थ्रो क्या हो रहा है 55, दैट इज ऑफ इंटीजर टाइप. अब यहाँ आप देख सकते हैं 1 कैच ब्लॉक, 2, 3 कैच ब्लॉक है. तो कौन सा कैच ब्लॉक है जो इसके साथ मैच करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द थ्रोन एक्सप्रेशन. तो ये 55 क्या है इनपुट इंटीजर वैल्यू हमने दिखा रखी है. तो ये कैच ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है. ओनली दिस कैच ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड. ऐसा नहीं कि इसके एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट सारे एग्जीक्यूट होंगे, नो. जो कैच ब्लॉक मैच कर रहा है इंटीजर के साथ सिर्फ वही एग्जीक्यूट होगा. तो स्क्रीन पर आउटपुट आएगा इनपुट इज इंटीजर वैल्यू और ई क्या है 55 वैल्यू है यहाँ पर.
तो वो स्क्रीन पर एक मैसेज में डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट, कैच ब्लॉक विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड बिकॉज देयर पैरामीटर टाइप्स आर नॉट मैच्ड विद द थ्रोन एक्सप्रेशन। तो इस तरह से हम मल्टीपल कैच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। लाइक इफ आई राइट थ्रो 2.0, थ्रो सिंगल कोट्स में f, तो करेक्टर थ्रो कर रहे हैं तो कैच करेक्टर वाला हो जाएगा। अगर आप फ्लोट वैल्यू थ्रो कर रहे हैं तो डबल वाला आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, डबल वैल्यू वाला है तो डबल कैच हो जाएगा। तो जो भी पैरामीटर मैच कर रहा है, मल्टीपल कैच स्टेटमेंट सिर्फ उसी को ही अलाउ करता है। जब तक आपके पास मल्टीपल कैच है, आप ईच एंड एवरी कैच स्टेटमेंट से मैच कर रहा है कंपाइलर, तो वो ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगा कैच को, जो भी उसमें कोड होगा। अब सपोज करिए कि अगर कैच में कोई भी कैच पैरामीटर मैच ही नहीं करता, लाइक यहाँ पर आपने इंटीजर ना दिया होता, सपोज अगर डबल और करेक्टर दिया, तो इसमें से कुछ भी मैच नहीं करना था, ना तो डबल मैच करता ना करेक्टर मैच करता। तो हमारे पास एक और स्टेटमेंट भी होती है कैच स्टेटमेंट में, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई भी एक्सेप्शन कैच नहीं कर रहा है, कोई भी कैच ब्लॉक एक्सेप्शन कैच नहीं कर रहा है, तो एक हम जनरल कैच स्टेटमेंट ले लेते हैं जो किसी भी तरह के एक्सेप्शन को कैच कर लेगा। ओके, तो उसके बारे में मैं अब आपको बताती हूँ। देखिए कैसे है, उसका एक्सप्रेशन होता है यहाँ पर, ये लास्ट स्टेटमेंट आप रीड कीजिए, कैच ब्रैकेट में 3 डॉट्स कैचेस एनी एक्सेप्शन। इसका मतलब समझते हैं आप कि आपने एक्सेप्शन तो थ्रो कर दी, प्रोग्रामिंग कोड से एक्सेप्शन थ्रो हो रही है, बट कोई भी कैच ब्लॉक अगर उसे मैच नहीं कर रहा, तो सिंपली इफ़ यू राइट कैच इन ब्रैकेट 3 डॉट्स और आप सेमी कॉलन ब्रैकेट्स में अपना कोड मेंशन कर रहे हैं, तो वो कैच ब्लॉक ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। दिस इज कॉल्ड एज अ डिफॉल्ट कैच स्टेटमेंट, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर है ये। कोई भी कैच एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये कैच एग्जीक्यूट होगा। हाँ, अगर इसके ऊपर कोई कैच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है मैच करने पर, तो ये भी एग्जीक्यूट होगा ही होगा। दिस इज द डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। इसे आप ऐड कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में, बिकॉज इट मे हैपन कि कोई कैच मैच ना करे, तो हम एक कैच डॉट 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 दे देते हैं स्टेटमेंट, सो दैट अगर कोई कैच नहीं भी मैच कर रहा तो उस केस में ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो जाए, तो स्क्रीन पर आपके अकॉर्डिंग मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग हम क्यों कर रहे हैं, स्क्रीन पर जो एरर आते हैं रन टाइम पर वो समझ नहीं आते हैं, बेसिकली वो यूज़र रीडेबल नहीं होते हैं, तो हम अपने अकॉर्डिंग एक्सेप्शन जनरेट कर रहे हैं कि जो भी स्क्रीन पर मैसेज है एटलीस्ट हमें यूज़र को समझ आना चाहिए कि उसने कहाँ मिस्टेक की है। अगर वो डिवाइड बाय 0 कर रहा है या वो एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स एक्सेस कर रहा है, तो एक स्क्रीन पर मैसेज यूज़र रीडेबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट वाला एक्सेप्शन हैंडलर यूज़ कर सकते हैं, सो दैट अगर कोई एक्सेप्शन कैच नहीं भी हो रहा तो ये इसमें यूज़र रीडेबल एक स्टेटमेंट दे देंगे हम। ओके, तो ये होता है हमारे पास। तो इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं किस तरह से, देखिए ये ट्राई है, ट्राई ब्लॉक में देखिए थ्रो लॉन्ग 1, एक वैल्यू पास की हुई है, 1 पैरामीटर क्या थ्रो किया हुआ है जिसकी टाइप क्या है लॉन्ग। तो कैच अगर इनमें से कोई एक कैच मैच कर जाता है, सपोज करिए देखिए कैच इंट एक्स, ये तो मैच नहीं करेगा, कैच लॉन्ग एक्स ये मैच करेगा, तो यहाँ पर स्क्रीन पर क्या आएगा, कैच लॉन्ग, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और स्क्रीन पर कैच रेस्ट भी लिखा हुआ आएगा, लाइक कैच लॉन्ग और कैच रेस्ट। Now after this lecture what should be our learning objectives, देखिए you need to understand about the multiple catch statement। आज के लेक्चर में मैंने आपको मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स के बारे में बताया कि आप डिफरेंट कैच स्टेटमेंट से कैसे एक्सेप्शन को कैच कर सकते हैं। ओके, एंड यू नीड टू लर्न अबाउट द कैच डिफॉल्ट एक्सेप्शनल हैंडलर स्टेटमेंट, जिसमें आपने क्या करना है, कैच और ब्रैकेट में 3 डॉट्स देने हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर लेक्चर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम short questions based on your today's lecture. First question, what happens when constructor throws exception in C++? ओके, आज मैंने कराया है आपको ये टॉपिक कि अगर कंस्ट्रक्टर से एक्सेप्शन थ्रो हो रही है तो क्या होगा। तो इसका आंसर स्क्रीन पर दिया हुआ है, देखिए इन C++ लाइफ टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बिगिन व्हेन द कंस्ट्रक्टर रन्स टू कंप्लीशन। ऑब्जेक्ट की लाइफ तो तभी बिगिन होती है जब कंस्ट्रक्टर स्टार्ट हो गया, एंड इट एंड्स राइट व्हेन द डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। Okay, but when exception is thrown which has no catch, the implementation is free to terminate the program without calling any destructor। आप समझ रहे हैं इस बात को कि आपने एक्सेप्शन तो थ्रो कर दी बट कोई कैच ही नहीं है, तो प्रोग्राम में क्या होने वाला है, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा विदाउट कॉलिंग एनी डिस्ट्रक्टर।
कोई डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ व्हाट हैपन्स व्हेन कंस्ट्रक्टर थ्रोज एक्सेप्शन इन C++। कंस्ट्रक्टर अगर एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मल्टीपल कैच इन C++? I have explained you about the syntax of multiple catch with one example also. Next question, which catch block catches all type of exception? So I have given you one example of that statement which is called as a default exception handler statement also. तो उस statement से आप बता सकते हैं कि how that statement catches all type of exception. Now there are some references based on your today's lecture. There are many books available in the market, but like C++ programming language, here Edison Weasley 1997. सेकेंड बुक है एक्सेप्शनल प्रोग्रामिंग के लिए, बेसिकली वो बुक स्पेशली एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए है, एक्सेप्शनल C++ सटर एडिसन वेस्ले। दिस इज़ वेरी नाइस सबरीन आर्किटेक्ट C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी निकोले जस्टिस एडिसन वेस्ले। बेसिकली इसके अलावा अगर आप देखें और बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, C++ प्रोग्रामिंग बाय ई बालागोस्वामी, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय रॉबर्ट लेफोरे, बहुत सी अच्छी बुक्स हैं टेक्स्ट बुक जो एक बिगनर लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, बालागोस्वामी की बुक है और हमारे पास रॉबर्ट लेफोरे की बुक है। तो बेसिकली एग्जांपल उन्हीं में से लेक्चर में फॉलो किए जा रहे हैं और बिगनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक इनिशियल लेवल से अगर आप C++ को सीखना चाहते हैं तो बेस्ट बुक्स हैं वो। ओके, सो आज का लेक्चर हमारा था एक्सेप्शन हैंडलिंग। पार्ट 1 में भी हमने ट्राई थ्रो कैच के बारे में सीखा था। आज नेक्स्ट लेक्चर जो हमने पार्ट 2 किया है, हमने उसमें आज मल्टीपल कैच स्टेटमेंट मैंने आपको बताई हैं, हाउ टू कैच ऑल टाइप ऑफ एक्सेप्शन उसके बारे में बताया है। तो अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारा कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और आगे देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में और कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो हम सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू।